रक्षण क्या होता है? परि माने बाहर से, रक्षण माने रक्षा करना, मतलब बाहरी चीजों से किसी पदार्थ की रक्षा करना परिरक्षण कहलाता है। सीधी सी बात है। तो जैसे अब तुम लोग अचार बनाते हो, तुम लोग तो नहीं बनाते होगे, अचार जब घर पे बनता है तो उसको बिना नमक के अगर रख दो तो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें नमक आवश्यक होता है। नमक पड़ा हुआ अचार 2 साल 3 साल तक चल जाता है, और बिना नमक के अचार बना के रख दो 1 महीने 2 महीने में वो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नमक यहाँ पे उसको खराब होने से बचाता है। नमक पड़ने से बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी बाहरी सतह खराब हो जाती है और वो मर जाते हैं। बाहरी सतह खुल जाती है, वो मर जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। आया समझ में? तो नमक खाद्य पदार्थों के परिरक्षण का भी कार्य करता है। आगे देखेंगे हम लोग। लिखना शुरू करो, बाद में मिलता जाएगा। भी पहला नंबर लिखो। हेडिंग लिख लिए थे ना? क्या हेडिंग लिखे थे? क्या? हाँ, साधारण नमक के उपयोग। इसमें पहला नंबर लिखो, साधारण नमक का उपयोग। साधारण नमक का उपयोग हो गया। भोजन पकाने में किया जाता है। साधारण नमक का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। साधारण नमक का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हो गया। अब ये ध्यान देना, भोजन में नमक का उपयोग केवल हम स्वाद के लिए ही नहीं करते हैं, ठीक है। भोजन में नमक का उपयोग भोजन को गलाने के लिए भी किया जाता है। अभी एक दिन बिना नमक के दाल बना के देख लो, तुमको पता चल जाएगा। दाल खाते हो, उसमें दाल एकदम घुली हुई दिखती है, सब पीला पीला पूरा दिखता है। लेकिन एक दिन बिना नमक के दाल बनाओ, तुमको दिख जाएगा दाल उसमें सब खड़ी खड़ी ही रहेगी, वो सही से गलेगी नहीं, ठीक है। तो नमक क्या करता है? पदार्थों को गलाने का भी काम करता है। कभी सब्जी बनाओ घर पे, उसमें नमक न डालो, 2 प्रकार की सब्जी बनाओ, एक में नमक मत डालो, एक में नमक डाल दो। उसके बाद दोनों में अंतर देख लो, तुमको पता चल जाएगा। जिस सब्जी में नमक पड़ा होगा उस सब्जी के जो अवयव होंगे अच्छे तरीके से गल जाएंगे, और जिसमें नमक नहीं पड़ा होगा वो थोड़े कड़े रूप में रहेंगे। आया समझ में? तो नमक का उपयोग केवल स्वाद के लिए नहीं करते हैं, वो तो हम लोग की आदत पड़ चुकी है कि बिना नमक के अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब किसी चीज को हम लगातार प्रयोग करेंगे तो आदत तो पड़ ही जाएगी। हो सकता हो प्रारंभ में नमक का उपयोग भोजन को गलाने के लिए ही किया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि अभी हम लोग के पास क्या है, कुकर है, कुकर में रख देते हैं, वो दाब बढ़ा के पदार्थों को गला देता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, कुकर में थोड़ी ना बनता था, कुकर नहीं होता था हमारे पास। पहले के समय में क्या होता था, कढ़ाई होती थी, बाकी सारे जितने भी बर्तन होते थे सब खुले बर्तन होते थे, और खुले बर्तन में जब पदार्थ बनते थे तो उनको गलने में परेशानी होती थी, इसलिए नमक डाल के उनको गलाया जाता था। तो हो सकता है ऐसा करने के लिए इसका प्रयोग किया गया हो। लेकिन जब समय के साथ हम लोग प्रयोग करने लगे तो हम लोग की आदत पड़ गई कि बिना नमक के रह नहीं सकते हैं। अगर हम लोग बचपन से बिना नमक के भोजन करें तो सांप काटने का हमको कोई असर नहीं होगा। मनुष्य के अंदर सांप से ज्यादा विष होता है, लेकिन नमक का प्रयोग करने से वो विष हमारे अंदर खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। सांप तुमको अगर काट लिया तो सांप देखो काफी तेजी से भाग नहीं पाता है समझ में? सांप काटने के बाद सांप की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि भले ही तुम्हारे अंदर का विष खत्म हो गया लेकिन फिर भी इतना विष बाकी है जो उसको थोड़ा सा सुस्त कर देता है। और अगर बचपन से नमक ना खाओ तुम, तो तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा विष बन जाएगा कि सांप काटेगा तो सांप खुद ही मर जाएगा। ये ध्यान दिए रहना, इतना ज्यादा मनुष्य के अंदर विष होता है। तो नमक का प्रयोग हमने अपने स्वाद के लिए नहीं किया होगा, हमने किस लिए किया होगा? भोजन को गलाने के लिए किया होगा। जब समय के साथ हम प्रयोग करते गए हमारी आदत पड़ गई, बिना उसके हम रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ अभी तुमको 2 दिन 3 दिन भोजन बिना नमक के खिला दिया, चौथे दिन कहोगे हम खाई नहीं करेंगे उसको, समझ गए? बिना नमक के कोई भी भोजन तुमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है ऐसी। तो लिखो आगे, क्या लिखे? भोजन पकाने में किया जाता है। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, साधारण नमक का उपयोग
साधारण नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, हो गया, अर्थात खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में, अर्थात खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में भी किया जाता है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में भी किया जाता है। बचाने में भी किया जाता है, हो गया। अगला पॉइंट, इसका उपयोग हो गया, विभिन्न प्रकार के यौगिकों, विभिन्न प्रकार के यौगिकों जैसे कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा, हो गया, आदि को बनाने में होता है, आदि को बनाने में होता है। हो गया। अगला पॉइंट, गलित NaCl का प्रयोग, गलित NaCl अर्थात मेल्ट NaCl, पिघला हुआ NaCl, उसमें विलयन नहीं बनाना है तुमको, उसको गलाना है गर्म करके। जैसे ये नहीं है कि NaCl नमक तुम्हारे पास है, उसको पानी में घोल दो तभी तो तुमको द्रव रूप में दिखने लगा, ऐसा नहीं करना है, विलयन नहीं बनाना है, उसको गलाना है। इसलिए यहाँ पे हमने बोला गलित NaCl, गर्म करके उसके गलनांक से ऊपर इसको गलाएंगे, ठीक है। जैसे बर्फ होता है, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो तो पिघल के पानी बन जाता है, द्रव अवस्था में आता है, वैसे ही नमक को हमको गर्म करके पिघलाना पड़ेगा। इसका गलनांक तो भी पता नहीं है कितना होता है, अभी देखेंगे तो बताएंगे कितना होता है, ठीक है। तो क्या लिखे, गलित NaCl के, अच्छा ठीक है, गलित NaCl का प्रयोग, हो गया, विद्युत अपघटन के द्वारा, गलित NaCl का प्रयोग विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम धातु व Cl2 गैस, हो गया, बनाने में किया जाता है। Cl2 गैस बनाने में किया जाता है।
Cl2 गैस बनाने में किया जाता है। हो गया। अब देख सकते हो इसमें कैसे होता है। जब NaCl को हम गलाते हैं, NaCl को गलित अवस्था में ले जाओगे तो क्या होगा? NaCl बना कैसे था? ये Na प्लस आयन था और इसके चारों तरफ इससे कौन जुड़ा होगा? Cl माइनस, क्योंकि ठोस पदार्थों में कण एकदम पास पास होते हैं ना, तो एक धनायन के चारों तरफ ऋणायन ही हो सकता है, कोई धनायन नहीं आ सकता है। होता है? तो NaCl की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि यहाँ पे मान लो बीच में Na का एक प्लस वाला आयन हो गया, तो इसके चारों तरफ कौन होगा? Cl, क्योंकि NaCl की व्यवस्था तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, Na प्लस और Cl माइनस होता है। ये ठोस अवस्था में कैसे रहा होगा? एक Na प्लस रहा होगा, इसके चारों तरफ क्या रहा होगा? Cl माइनस। अब फिर यहाँ पे क्या आएगा? तब फिर एक Na प्लस आएगा ना, फिर इसके आगे क्या आएगा? Cl माइनस, फिर इसके आगे एक Na प्लस आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ये, और एकदम पास पास इसके नीचे Cl माइनस, इसके नीचे Na प्लस। देखो एक वही व्यवस्था बन रही है, ये पहली बार बनाए। ऐसे बढ़ते जाओ तो तुमको वही व्यवस्था मिलती जाएगी, मिलेगी। यहाँ पे देखो इसके ऊपर Na प्लस रहेगा, जो प्लस के चारों तरफ माइनस था ना, तो माइनस के चारों तरफ क्या है? प्लस है, दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करके इसको द्रव अवस्था में लाते हैं, तो द्रव अवस्था में क्या कण ऐसे ही रहेंगे? क्या होता है? द्रव अवस्था में कण थोड़े दूर दूर चले जाते हैं और उनमें गति संभव हो जाती है, होती है। अब जब ये दूर दूर चले गए तो Na प्लस हमको अलग मिल गया और Cl माइनस अलग मिल गया। तो NaCl की जो गलित अवस्था है उसमें क्या क्या रहेगा? Na प्लस रहेगा और क्या रहेगा? Cl माइनस। अब तुम बता सकते हो जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे पहले पाठ में, पढ़े थे ना? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है? भूल गए। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हमने देखा था, हम एक कैथोड लगाते हैं और एक एनोड लगाते हैं। कैथोड कैसा होता है? जो कैथोड लगा वो ऋणावेशित होता है और जो एनोड लगा वो कैसा होता है? धनावेशित। ये हमने चित्र भी वहां पे बनाए थे। इसको एक बैटरी से जोड़े होते हैं ना, इस तरह से। अब इसके बीच में जब Na प्लस को और Cl माइनस को रखोगे तो तनिक समझाओ कौन किधर जाएगा? Na प्लस इधर जाएगा? नहीं, Na प्लस इधर जाएगा। इधर Cl माइनस जाएगा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब कोई धनावेश किसी दूसरे धनावेश को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। ऐसा तुम चुंबक लेके देख सकते हो। कभी कभी तुम देखते हो कि चुंबक को जब पास ले जाते हो तो वो चिपकता ही नहीं चिपकता है। तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल नहीं उठता है, तुरंत ही उल्टा करके चिपका लेते हो। लेकिन वहां पे तुम्हारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि क्यों नहीं चिपका, क्योंकि उस समय तुम चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लेके गए। ठीक है? चुंबक में ये चुंबक है अगर, तो एक इसमें नॉर्थ होता है और एक पीठास है साउथ। एक दूसरा चुंबक ले लो, उसमें भी नॉर्थ होता है और क्या होता है? साउथ। अब जब तुम नॉर्थ साउथ को पास ले आओगे तो विपरीत है ना, ये चिपक जाएगा चुंबक। लेकिन ऐसे करते कि साउथ वाले को इधर मुड़ा दे, नॉर्थ वाले को उधर मुड़ा दे, मतलब चुंबक ऐसे उल्टा कर दे। अब जब लेके पास जाएंगे तो ये साउथ वाला साउथ को अपने पास नहीं लेके आएगा, तुरंत प्रतिकर्षित कर देगा और चुंबक नहीं चिपकता है तो धीरे से उल्टा करके चिपका लेते हैं। क्यों? क्योंकि उल्टा करोगे तो फिर नॉर्थ इधर आ गया ना, चिपक जाएगा।
वही प्रक्रिया इसमें कि धनावेश धनावेश को अपने पास बुला के ले जाएगा, कभी नहीं ले जाएगा। ठीक है, धनावेश किसको बुलाएगा? ऋणावेश को बुलाएगा। तो ऋणावेश किसकी ओर जाएगा? एनोड की ओर जाएगा, और धनावेश किसकी ओर जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। अब देखना ध्यान से, Na+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या बना लेगा? Na बना लेगा। ये प्रक्रिया किस पर होगी? कहां पर गया ये? कैथोड पर गया। कैसे हुआ? कैथोड पर कैसा आवेश आया है? ऋणावेश किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण आता है ना। तो यहां पे सब क्या है? ये जितने ऋणावेश दिख रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन ही तो है। सोडियम आयन गया, इलेक्ट्रॉन को उठाया और अपने पेट में रखा, पेट भर गया तो चला गया। है समझ में? जैसे तुम जाते हो, जब कहां पे जाते हो? दावत में जाते हो। ठीक है, अरे किसी के यहाँ शादी होती है तो जाते हो ना, तो जाने के बाद देखते हो अगर बफर सिस्टम है तो पहले रसगुल्ला रखा, उसे टूटोगे, 2-3 ठो खाए, उसके बाद आराम से बैठे। नहीं तो भोजन करने गए, वो बफर सिस्टम में कोई पूछने वाला तो है नहीं, गए पत्थर उठाए, भोजन उठाए, दनादन खाए, उसके बाद निकल लिए। क्या किए? तुमको उसी भोजन की जरूरत थी, तुम उसी के लिए तो गए थे। क्या उनको दिखाने के लिए गए थे तुम्हारे घर पे? अरे खाने के लिए गए थे, खाए और चले गए। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों खाने के लिए गए थे? तुम्हारा पेट भरा होगा, खाने के लिए जाते? कभी नहीं जाते। तुम्हारा पेट खाली था तभी तुम गए वहां पे, और तुमने वहां से भोजन लिया क्योंकि भोजन की तुमको जरूरत है। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ कि ये सोडियम आयन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि उसका ऊपर धनावेश आया ना। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो कहां भाग के जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पता चला कहीं दूसरी जगह वहां काम करवा रहा है, पेट में तुम्हारे खाना नहीं, काम करने जाओगे वहां पे? जहां पे खाना मिल रहा है वहां जाओगे ना। तो सोडियम इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो धनावेश है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे धनावेश है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे उसको खाना नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे उसको खाना मिलेगा वहीं जाएगा। किसके पास जाएगा? ये कैथोड पर जाएगा। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण करेगा अपने में। अब जब ग्रहण कर लिया तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो क्या होता है? उसका धनावेश घटता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एक धनावेश घट जाएगा, घटेगा। एक धनावेश घट गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। क्या बचा? केवल Na बचा। उसके बाद ये Cl- क्या करता है? Cl- के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है, ये निकालना चाहता है। निकालेगा कब? जब कोई लेना चाहेगा तभी तो। लेने के लिए यहाँ पे कौन तैयार है? एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर धनावेश है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो क्या करेगा? Cl- कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। निकालेगा तो हमको बाद में मिलेगा ना, उत्पाद में मिलेगा हमको। तो यहाँ पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये सारी प्रक्रिया हम लोग पीछे समझ चुके हैं, ज्यादा हमको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीछे पढ़ोगे सब समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब क्या बचा यहाँ पे? Cl। लेकिन क्या Cl कभी अकेला रहता है? Cl हमेशा किस रूप में रहता है? Cl2 के रूप में, अर्थात एक Cl से काम नहीं चलेगा। कितना Cl आता है? 2 Cl आता है। तो एक Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 Cl कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये तो हमारी पुरानी प्रक्रिया है। इसमें तुमने देखा होगा एक ऑक्सीकरण है और एक क्या है? अपचयन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कौन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन है? कहीं बता दो। हमने इंडिकेट पॉइंट से समझाया था कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद की ओर प्लस में इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद की ओर प्लस में इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। इधर साइड में कौन होता है? अभिकारक। और इधर साइड में तो किसमें उत्पाद की ओर प्लस में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दूसरे वाले में ना, इधर साइड में प्लस में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अर्थात ये कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। और पहली वाली अभिक्रिया में देखो तो अभिकारक की ओर प्लस में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है?
अपचयन है, रिडक्शन है ये, ठीक है। तो जब किसी के ऊपर धनावेश लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होगा, और जब किसी के ऊपर ऋणावेश लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन होगा। जितना धनावेश लगा है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होगा, जितना ऋणावेश लगा है उतना इलेक्ट्रॉन त्याग करके उदासीन होगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को लिख लो, कॉपी के सबसे ऊपर उसको लिखवा देते हैं जो भी हमने बोला, ये तीनों लिख लो। ये प्रक्रिया हमारी विद्युत अपघटन की है। किसकी है जी? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हमेशा एक कैथोड होता है और एक क्या होता है? एनोड। कैथोड पर कौन जाएगा? धनायन। एनोड पर कौन जाएगा? ऋणायन, ठीक है ना। ये प्रक्रिया याद रखना है। तो तीनों लिखो, अभी जो बोले हैं उसको कॉपी के सबसे ऊपर लिखवा देते हैं। कॉपी के सबसे ऊपर लिखना। यदि किसी आयन पर धनावेश लगा है, यदि किसी आयन पर धनावेश लगा है, हो गया, तो वह अपने आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो वह अपने आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हो गया, उदासीन हो जाता है। आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये वाला तो हो ही गया है। Na+ था ना, ये धनायन है, इसके ऊपर कितना आवेश लगा है? 1+ लगा है ना इसके ऊपर, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और उदासीन हो गया। उदासीन होने का मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। तो Na+ था, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में मिलाया, उदासीन हो गया, अर्थात इसका आवेश 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस था और ये क्या था? माइनस। प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो गया ना। इसी प्रकार अगर कोई ऋणावेश है तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करके उदासीन होगा। अब जितना ऋणावेश उसके ऊपर लगा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं Cl के ऊपर एक ही ऋणावेश लगा, फिर भी उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा? क्योंकि देख रहे होंगे कि इसके सामने 2 लिखा गया है, दिखाई दे रहा है ना। कुल मिला के कितने Cl है? यहाँ पे 2 Cl है, तो 2 ऋणावेश भी तो हो गया। अब 2 ऋणावेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन भी त्यागेगा। वहीं बगल में या नीचे लिख लो, मतलब उस पेज पे जगह ना हो, दूसरे पेज के ऊपर लिख लो। इसको कैसे बोले हैं? हाँ, तो इसमें लिखो, यदि किसी आयन पर ऋणावेश लगा होता है, हाँ कॉपी के ऊपर ही लिखना है। यदि किसी आयन पर ऋणावेश लगा होता है, यदि किसी आयन पर ऋणावेश लगा होता है, तो वह अपने ऋणावेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ऋणावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके तो वह अपने ऋणावेश के बराबर
इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, हो गया, उदासीन हो जाता है। क्रीड़ावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उदासीन हो जाता है, हो गया ना। अब वो इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा? क्योंकि उसके ऊपर ऋणावेश क्यों आया था। ऋणावेश किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो आता है। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा रख लिया था, इसलिए उसके ऊपर ऋणावेश आ गया था। तो उसको अगर फिर से अपने आप को उदासीन करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना होगा, ठीक है। जितना ऋणावेश लगा होता है उतने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। हो जाएगा ना, ये बात को ध्यान में रखे रहना। आगे चलो। अब उपयोग पे आ जाओ। उपयोग पे अगला नंबर उपयोग। अरे उपयोग में कई ठो लिखवा दिए हैं, 4 हो गया, 5वां लिखो। 5वां 6वां जो नहीं हो लिख लो। अधिक हिमपात वाले देशों में, अधिक हिमपात वाले देशों में, अधिक हिमपात वाले देशों में, हो गया, हिमपात लिख लो पूरा, तब बता रहे हैं। अधिक हिमपात वाले देशों में, हो गया, नमक के विलयन का प्रयोग, नमक के विलयन का प्रयोग हो गया, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की, सड़कों और सड़क और सार्वजनिक स्थानों की बर्फ को, सार्वजनिक स्थानों की बर्फ को पिघलाने में होता है, बर्फ को पिघलाने में होता है, हो गया ना। ये बात को ध्यान में रखना है। कहने का अर्थ, हिमपात का मतलब बर्फबारी, जहां पे बर्फ गिरती है। तो हम लोग के यहाँ ठंडी के मौसम में तो बर्फ गिरती नहीं है, क्योंकि मिनिमम तापमान 0 से नीचे जाता नहीं है। अगर 0 से नीचे चला गया तो यहाँ भी बर्फ गिरेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, जहां पर तापमान 0 से कम हो जाता है, वहां पर जो वायुमंडल में नमी होती है वो बर्फ के फुहारे के रूप में नीचे आना शुरू कर देती है। क्योंकि जब वायुमंडल का तापमान 0 से कम हो जाएगा तो हमारे वायुमंडल में नमी होती है, अर्थात जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, ठीक है, मॉइस्चर कहते हैं ना। तो क्या होता है, जब तापमान 0 से नीचे चला जाएगा तो जो नमी है वो बर्फ के रूप में बदल जाएगी, और उस बर्फ के रूप में बदलेगी तो नीचे गिरना प्रारंभ करेगी। और जब नीचे गिरना प्रारंभ करती है तो क्या होता है, सड़कों पर जगह जगह पे बर्फ के ढेर लग जाते हैं। अब बर्फ के ढेर लग गए तो उस पर गाड़ी चल नहीं सकती है, स्लिप करती है, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नमक की बौछार करते हैं। नमक की बौछार करने से क्या होता है, नमक क्या करता है, इस जल के हिमांक को कम कर देता है, जल के हिमांक को कम कर देता है। जैसे मान के चलो अभी उस जगह का तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ कितने पे बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है ना। बात को ध्यान में रखना, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है और उस जगह का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पे बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ क्या हो गया? बर्फ हो गया था। लेकिन जब हम यहाँ पे नमक मिला देते हैं
तो नमक क्या करता है, इस बर्फ के गलनांक को 0 से कम कर देता है। मान लो हमने कहा -10 डिग्री सेल्सियस करता है, 10 से 30 के बीच में करता है, जैसी मात्रा में हम नमक मिलाए। ठीक है, तो मान लो हमने नमक इतना मिलाया कि इसने बर्फ के गलनांक को या कहें तो जल के हिमांक को -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अर्थात जल जो बर्फ बनना था कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर न बन के कितने पर बनेगा, -10 डिग्री सेल्सियस। कहने का अर्थ जब ये तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचेगा तब बर्फ बनना शुरू होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बर्फ के गलनांक को उसने कर दिया -10 डिग्री सेल्सियस, जबकि तापमान हमारा कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, -5 ज्यादा है ना, -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, इसका मतलब हम उसके गलनांक से ऊपर है, तो बर्फ क्या हो जाएगा, गल जाएगा और पानी बन के बह जाएगा, किनारे हो जाएगा, सड़क साफ हो जाएगी, आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब तापमान मान लो थोड़ा सा और नीचे गया, 12 पे पहुंच गया, तो नमक की मात्रा और ज्यादा मिला के थोड़ा इसका और नीचे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नमक मिलाते जाओ, ऐसा नहीं है कि वो एकदम 50 डिग्री सेल्सियस तक कर देगा नीचे, ऐसा नहीं है, 10 से 30 के बीच में करता है। ठीक है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो सामान्य प्रदेशों में तो इतनी ही ज्यादा ठंडी होती है, -50 तक तो हर जगह पे नहीं पहुंचता है, 1-2 जगह पे पहुंचता है। जैसे रूस का एक बर्फोयास्त जगह है, वहां पे तापमान -60 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, तो वहां पे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, सामान्य प्रदेशों में जहां पे ठंडी पड़ती है वहां पे तापमान मान चलो -5 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, यही सब रहता है। तो उसके लिए ये अच्छा साधन होता है, समझ गए। चलो, जहां पे तो जरूरत नहीं है वहां पे हटाते नहीं, वहां पे तो देखने में अच्छा ही लगता है। अब सड़क पे हटाना जरूरी है, इसलिए वहीं पे प्रयोग करते हैं, और नहीं अगर मिलता है तो जेसीबी से उसको हटाते हैं। जैसे भी साफ करना है, सड़क को साफ करना ही है। चलो, नमक का उपयोग खत्म हो गया। अब दूसरी हेडिंग लिखो। दूसरी हेडिंग कास्टिक सोडा, दूसरा यौगिक है कास्टिक सोडा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट जो होगा उस पर लिखवाएंगे। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, रीडिंग में ही लिखना, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होगा, NaOH। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोष्ठक में सूत्र लिख देना NaOH, NaOH। हो गया। चलो अब लिखते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड के, ऐसे पहले लिखो, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के हो गया, जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके किया जाता है। विद्युत अपघटन करके किया जाता है। विद्युत अपघटन करके किया जाता है। हो गया, जैसे लिख लो,
देखो NaCl है, इसका जलीय विलयन लेंगे, इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें मिल जाएगा NaOH प्लस Cl2 मिलता है और प्लस H2 मिलता है। नोट कर लो, NaCl प्लस H2O, उसके बाद से तीर के बाद NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम क्लोराइड, इसमें जल मिलाया गया तो इसका जलीय विलयन हो गया। नोट कर लो, रिएक्शन याद रखे रहना, कभी कभी पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखो। रिएक्शन याद रखे रहना, इस अभिक्रिया से ये बना हुआ है। हो गया, नीचे लिख लो कास्टिक सोडा के उपयोग, नाम लिख लेना, NaCl के नीचे सोडियम क्लोराइड, NaOH के नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में Cl2 बना प्लस में H2 बना, वो दोनों गैस रूप में ऊपर निकल जाएंगे। नहीं, Cl पे जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करा रहे हैं ना, बात को ध्यान से समझो। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक कैथोड पर जाएगा और एक किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। ध्यान से समझना, ये H प्लस है और Cl माइनस है। विलयन में है तो ये H प्लस Cl माइनस के रूप में रहेंगे। अब जब दोनों एक जगह पे जाते तब तो HCl बनाता, लेकिन ये Cl किसके पास चला जाता है, इधर, और ये इधर, दोनों के रास्ते अलग अलग मिलेंगे कहाँ दोनों। ठीक है, देखो हाँ, अगर विद्युत अपघटन नहीं कराते तब इनके मिलने की संभावना होती, लेकिन विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक कैथोड पर चला जाता है कि एनोड पर चला जाता है, ये दोनों से मिलने की कोई संभावना नहीं है, दोनों अपना अपना अलग अलग बना लेते हैं। H कभी अकेले नहीं रहता है, इसलिए H2 बना लेता है। Cl कभी अकेले नहीं रहता है, वो क्या बना लेता है, Cl2 बना लेता है। कैसे बनाता है वो तो ऊपर की प्रक्रिया में हम समझ ही चुके हैं। कौन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अभी हमने ऊपर लिखवाया, किसी आयन के ऊपर धनावेश लगा है तो उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है, तो इसके ऊपर एक धनावेश लगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। H कभी अकेले रहता नहीं है, इसलिए ये 2H प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और 3 के बाद क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, 3 के बाद H2। इसी प्रकार ये Cl माइनस वाला पीछे देख ही चुके हैं कैसे हुआ था, उसका हो जाएगा ना। चलो लिख लिया उसको, कास्टिक सोडा के उपयोग। पहला नंबर हेडिंग है कास्टिक सोडा के उपयोग। पहला नंबर लिखो, इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। हो गया ना, अगला पॉइंट लिख दो। बात उत्तर नहीं है, हिंदी वाले टीचर बताएंगे, हम लोग तो प्रयोग उपयोग सामान्य रूप से कई जानते हैं। होगा अंतर होगा दोनों में, हिंदी के टीचर इसमें अंतर बता सकते हैं।
सर्फ से ही होता है, सर्फ जिसको निरमा कहते हो, इस पे चर्चा हुई थी। चलो लिख लिए। अगला नंबर लिखो, इसका निर्माण कागज उद्योग में भी होता है। इसका निर्माण कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में भी लिख देना। कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में होता है। हाँ, इसका उपयोग कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में होता है। कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में होता है। कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में होता है। हो गया। अगला पॉइंट, विरंजकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। विरंजकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। विरंजक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। हो गया। अब अगला यौगिक लिख लो। अगला यौगिक विरंजक चूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण को कल शुरू करेंगे हम। विरंजक चूर्ण